Hello guys, I'm Swati and welcome to my channel Learn and Progress. आज हम चैनल में पियाजे की थ्योरी करने वाले हैं और हम पियाजे की थ्योरी करते करते उससे रिलेटेड जितने भी पुराने साल में क्वेश्चंस आए हैं हम उन्हें एनालाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है पियाजे थ्योरी पे। सो कीप अप विद दिस वीडियो, राइट। तो पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था जिसने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो अब ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, तो ये हम पहले जान लेते हैं। कॉग्निशन जो होता है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू नो और टू रिकग्नाइज, ठीक है, या तो कुछ जानना, कुछ पहचानना। तो वो हमारे मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। तो कॉग्निशन मतलब मेंटल डेवलपमेंट बेसिकली, ठीक है। आपका जितना भी मेंटल डेवलपमेंट होता है वो उसको कहते हैं कॉग्निशन, ठीक है। आपको ये समझ आ गया। तो पियाजे ने क्या पढ़ा था, किसके ऊपर थ्योरी दी है, आपके मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी दी है, ठीक है। कैसे बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट होती है थ्रू स्टेजेस, ठीक है। उसका मेन आइडिया क्या था, चिल्ड्रन जो हैं वो छोटे छोटे साइंटिस्ट होते हैं, दे आर लिटिल साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का क्या काम होता है, एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना चीज़ों को, ठीक है, और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन में निकलना, ठीक है। तो सिमिलरली छोटे बच्चे भी छोटे साइंटिस्ट की तरह होते हैं जो कि अपने आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते हैं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और अपना एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चिल्ड्रन आर एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज एंड नॉट अ पैसिव रेसिपिएंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे जो हैं अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो बता दिया या बड़े जो उनको बता देते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस बेसिस पे वो आगे नहीं बढ़ रहे, उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। उनका मेंटल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने आसपास की चीज़ों को देख के, ठीक है। तो और पैसिव रेसिपिएंट नहीं है, ठीक है। रेसिपिएंट मतलब पाने वाले, मतलब, और पैसिव मतलब बिना कुछ काम किए, ठीक है। जो जैसे कि जो पेरेंट्स ने कह दिया या किसी ने भी कह दिया बिल्कुल वैसे नहीं मान लेते, वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसीलिए पियाजे जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट है, ठीक है। उसने कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी दी है। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब कि खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना, खुद अपनी नॉलेज बनाना, ठीक है। Next, children's intelligence differs from an adult's in quality rather than in quantity. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप ये समझ लेना कि बच्चे जो हैं बड़ों के मुकाबले क्वालिटी में उनकी डिफर करती है, मतलब कि वो जो सोचते हैं वो अलग सोचते हैं। अब हम बड़े जो लोग हैं वो अलग सोचते हैं, वो बच्चे जो हैं वो अलग सोचते हैं, ठीक है। मतलब क्वालिटी डिफर करती है, वो हमारी तरह नहीं सोच सकते, लेकिन उनकी क्वांटिटी सेम रहती है। मतलब कि जो बच्चे सोचते हैं, जितना अमाउंट बच्चे सोचते हैं उतना ही एडल्ट सोचते हैं। मतलब कि बच्चे हमसे कम नहीं सोचते, हमें लगता है कि बच्चे हमसे कम सोचते होंगे, उनकी थॉट प्रोसेस थोड़ी सी कम होगी, लेकिन वो सोचते उतना ही है, लेकिन उनकी क्वालिटी डिफर करती है क्योंकि अभी उन्होंने दुनिया नहीं देखी, तो उतनी ही उनकी सीमित क्वालिटी रहती है, ठीक है, सोच की, ठीक है, इंटेलिजेंस की, ठीक है। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। The best way to understand children's reasoning was to see things from their point of view, ठीक है। बच्चों को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना दुनिया को, ठीक है। चीज़ों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप उन्हें समझने लग जाओगे। फिर इसके बाद he regarded cognitive development as a process which occurs due to biological maturation and interaction with the environment। यहाँ हमने डेवलपमेंट में पढ़ा था और पियाजे ने भी कहा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो दोनों पे डिपेंड करता है, उस हेरिडिटरी, बायोलॉजिकल मेच्योरेशन मतलब हेरिडिटरी, एंड इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट, ठीक है। हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों अफेक्ट करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है। ये पियाजे ने भी कहा था, ठीक है।
So let us solve one question related to this. अभी हमने जो पढ़ा है, which of the following theorists propose that children's thinking is qualitatively different from that of adults? तो किस थ्योरिस्ट ने कहा था कि बच्चों की थिंकिंग जो है वो क्वालिटेटिवली डिफर करती है, मतलब कि सोच के तरीके में डिफरेंस होता है बच्चों की और बड़ों की? ये हमें पियाजे ने कहा था। और लेकिन क्वांटिटी सेम रहती है, क्वांटिटी सेम रहती है सोच की, ठीक है। अमाउंट ऑफ थिंकिंग सेम है लेकिन सोच का तरीका अलग है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव डन। नेक्स्ट, तो पियाजे ने जो बात करी थी, सबसे पहले स्कीमास की बात करी थी, ठीक है। स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमास मतलब स्कीम, ठीक है। हम कहते हैं ना स्कीम बना लो, कोई पिक्चरों में भी सुना होगा हमारी ये स्कीम है। स्कीम मतलब आपने दिमाग में सोच लिया कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, है ना। तो सिमिलरली स्कीमास भी वही है, ठीक है। आपने दिमाग में सोच लिया कि ये चीज़ ऐसी ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके दिमाग में आपको कुछ और नई चीज़ दिखती है, ठीक है। अब आपके दिमाग में हलचल मच गई, अरे ये क्या नई चीज़ आ गई, ये क्या है। अब आप अपने जो पहले जो स्कीम बनाई हुई है अपने दिमाग में, आपने उससे रिलेटेड कोई चीज़ देखी हुई है, आपने जो दिमाग में आपकी छाप बनी हुई है, आप उसके साथ कंपैरिजन करने लग जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है इसका, ठीक है। ये जो नई चीज़ है वो क्या है, ठीक है। तो हमारे उसमें दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब जो हम नॉर्मल चल रहे थे उससे अलग हो गया, बिल्कुल उथल पुथल हो गया। उथल पुथल मतलब डिसइक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाते हैं अब हमें उसका आंसर चाहिए। जब हमें उसका आंसर मिल जाता है तो हम इक्विलिब्रियम स्टेज में आते हैं। अब वो आंसर कैसे हो सकता है? दो तरीके से। हम एसिमुलेट कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को, नई इंफॉर्मेशन को, या फिर हम अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एसिमुलेट का मतलब क्या होता है वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब आप वही देख लीजिए, एक बच्चा है, ठीक है। उसे पता है कि हॉर्स और डॉग जो है वो एक मैमल है, ठीक है। अब उसने एक ज़ीब्रा देखा, अब उसे इसके बारे में नहीं पता कि हाँ मैं उसे किस कैटेगरी में रखूँ, क्या है, ठीक है। उसकी मम्मी ने बताया कि वो एक मैमल है। अब उसने अपने दिमाग में रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर ली कि हॉर्स भी मैमल है, डॉग भी मैमल है और ज़ीब्रा भी मैमल है। और अगर नेक्स्ट टाइम लायन देखेगा तो वो फिर उथल पुथल डिसइक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएगा और फिर उसके बाद उसे कहीं से आंसर चाहिए। अगर उसकी मम्मी बताती है कि लायन भी मैमल है तो वो दोबारा इसमें ऐड कर लेगा और फिर वो इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाएगा, ठीक है। समझ आ कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच गया जब उसने ऐड कर लिया। तो याद रखना एसिमिलेशन मतलब ऐड करना, ठीक है। ऐड करना हम बायो में भी पढ़ते हैं ना, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है प्रोसेस? जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स लॉन्ग इंटेस्टाइन्स लार्ज इंटेस्टाइन से, सॉरी, तो उसे एसिमिलेट कहते हैं। तो मतलब ऐड हो गया हमारी ब्लड में, है ना, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम एसिमिलेट कर रहे हैं, दैट इज ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने अकोमोडेट सुना होगा कि अकोमोडेट कर लिया, अकोमोडेट, ठीक है। हमें अकोमोडेशन मिल गई, मतलब हमें एक तरह से हमने उसे वो कर लिया, अपने रिप्रेजेंटेशन में अकोमोडेट कर लिया, ठीक है। मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। हमने कुछ देर के लिए मॉडिफिकेशन कर ली, ठीक है। तो अकोमोडेट कर लिया हमने अपनी पुराने इंफॉर्मेशन में। तो दिस इज अकोमोडेशन। तो अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं अकोमोडेशन क्या होता है। अब हम जो है यहाँ पे इसके पता है कि एक हॉर्स है, ठीक है। अब इसके सामने एक ज़ीब्रा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो ज़ीब्रा है इसे नहीं पता ये कौन है, ये क्या है। इसे पता है कि ये चार टांगों वाला हॉर्स है, तो ये भी इसे हॉर्स ही समझेगा। इसे लगेगा कि अलग टाइप का हॉर्स है, ठीक है। इसे ज़ीब्रा नहीं समझेगा, इसे समझेगा कि अलग टाइप का हॉर्स है क्योंकि चार टांगों वाला हॉर्स होता है, ठीक है। और सेम सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब उसकी मम्मी कहती है कि नहीं बेटा ये अलग एनिमल है, इट इज़
जीब्रा, ठीक है। तो अब वो अपने दिमाग में मॉडिफाई करेगा उसे। उसने पहले तो उसे हॉर्स समझ लिया था, अब उसने चेंज कर लिया, मॉडिफाई मतलब चेंज कर लिया अपने स्कीमा को। उसने चेंज करके क्या बताया कि ये जो है, अपने दिमाग को बताया कि ये जो है ये हॉर्स है और ये जो है ये स्कीमा है, ये जीब्रा है, सॉरी। तो उसने अपने दिमाग में मॉडिफाई कर लिया और इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच गया। तो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंचने के लिए कौन से दो मेथड्स है? एक एसिमिलेशन और एक अकोमोडेशन। मतलब कि या तो हम उस नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर ले अपनी उसमें, ठीक है, या फिर हम उसे चेंज कर लें। जो हमने इंफॉर्मेशन बनाई है उसमें हम चेंजेस ले आए, क्योंकि वो गलत इंफॉर्मेशन थी तो उसे चेंज करने की जरूरत थी, ठीक है। आपको समझ आ गया स्कीमास? नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड। ठीक है, हमने देखा है कि स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स मतलब कि जो तुम्हारे दिमाग में जो स्ट्रक्चर बना रहता है, जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस सेंस करने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड वेज जो क्या होते हैं वो हमने अभी पढ़ा है, स्कीमाज होते हैं। मेंटल मैप्स तो अभी आए हैं, मेंटल टूल्स हो नहीं सकते, तो दे आर स्कीमाज। हमने स्कीमाज की बात करी थी जो कि साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पार्ट। हाँ, अब पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए थे, ठीक है, उसे हम एक बार देख लेते जल्दी जल्दी। फर्स्ट स्टेज था सेंसरी मोटर। आप याद रख लेना, सेंसरी मोटर फर्स्ट स्टेज इसलिए था क्योंकि पहले बच्चा सेंस ऑर्गन से सीखता है, और सेंस मतलब सेंसरी, ठीक है, और चलते चलते सीखता है, एक्टिविटी से सीखता है, कुछ उठा लिया, कुछ कर लिया, है ना। तो सेंसरी मोटर, मोटर मतलब एक्टिविटीज बेस्ड और सेंसरी मतलब सेंसेस बेस्ड। तो ये 0 to 2 ईयर्स तक, ठीक है, वो सेंसरी मोटर स्टेज में रहता है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होते हैं वो 2 to 7 ईयर्स तक है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स तक है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 to एंड अबव स्टेजेस पे है, ठीक है। तो जो ये स्टेजेस हैं हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, पियाजे ने कहा था कि उसने बिल्कुल डिफाइन नहीं किया था कि ये जो बर्थ एज, ये जो एज डिफाइन करे हुए हैं इन स्टेजेस के लिए, ये बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, मतलब इसी एज से इसी एज तक चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या होता है, बच्चे जो हैं वो अपने सेंसेस के थ्रू सीखते हैं। सेंसरी मतलब सेंस, सेंसेस के थ्रू सीखते हैं और अपने एक्टिविटीज के थ्रू सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंसरी मोटर स्टेज की, जो पियाजे ने कहा था कि बच्चे, ये एंड प्रोडक्ट है सेंसरी मोटर स्टेज का, कि बच्चे जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट हो जाती है उनके लिए। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए रह जाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पहले जब बच्चा पैदा होता है, आप उसे खिलौना दिखाओ, ठीक है, और वो खिलौना कुछ देर बाद उसके आंखों के सामने से ले जाओ, तो वो बच्चों को याद नहीं रहती, वो भूल जाते हैं। कहते हैं ना बच्चे भुलक्कड़ होते हैं, वो भूल जाते हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस मतलब 8 महीने 1 साल के आसपास बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे अगर आप उसे वो चीज़ दिखाओगे अब, और वो चीज़ निकाल दोगे उसकी आंखों के सामने से, उसे छुपा दोगे उसकी आंखों के सामने से, तो उसके दिमाग में वो चीज़ रह जाएगी कि मेरे पास ये खिलौना था, और वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब वो चीज़ उसके दिमाग में परमानेंट हो गई है, ठीक है, उसको याद रह गई है वो चीज़, उसके आंखों के सामने से हटाने के बाद भी उसे जब याद रह जाती चीज़, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, राइट। याद रख लेना।
नेक्स्ट सेल्फ रिकग्निशन, बच्चा अपने आप को जानने लग जाता है, अपना नाम जानने लग जाता है, अपने आप को शुरू कर देता है, पहचानना शुरू कर देता है, अपने आसपास के लोगों को भी पहचानना शुरू कर देता है, उनके साथ क्या रिलेशन है, कैसे वो करना है, तो वो पहचानना शुरू कर देता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, और अपने आप को पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है, भाई बहन सबको। डेफर्ड इमिटेशन, बच्चा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंसरी मोटर स्टेज में। डेफर्ड इमिटेशन मतलब बच्चे ने आज कोई चीज़ अपने पापा को करते हुए देखी या मम्मा को करते हुए देखी, कुछ टाइम बाद या किसी और जगह पे वो वैसे ही उसे रिप्रोड्यूस करता है, मतलब उनकी तरह इमिटेट, उनकी नकल करता है कहीं और, शायद कुछ और टाइम बाद, तो इसे कहते हैं डिफर्ड इमिटेशन। डिफर्ड मतलब कुछ टाइम बाद, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद जब उसको नकल किया जा रहा है, ठीक है, तो अपने जो उसने एक्शंस देखे हैं उसकी नकल कर रहा है वो कुछ टाइम बाद या किसी और जगह पे, तो दैट इज डिफर्ड इमिटेशन। रिप्रेजेंटेशनल प्ले, बच्चा अपने खिलौनों को किसी को मम्मी, किसी को पापा, मतलब उन्हें रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है और उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे मम्मी पापा वाला खेल, और ये सब आपने बहुत देखा होगा बच्चों को खेलते हुए। एमर्जेंस ऑफ जनरल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सेम है बेसिकली। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को उसने किसी कैरेक्टर दे दिया, ठीक है, जैसे ये खिलौना मेरी मम्मी है, ये खिलौना मेरे पापा है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, बच्चा जो है गोल के तरफ जाने लग जाता है। अब उसकी बॉल जो है, उसके हाथ में बॉल थी, अब वो गिर गई और वो दूर चली गई, अब वो बॉल की तरफ जाते रहेगा। ठीक है, उसे बॉल चाहिए और वो बॉल की तरफ जाएगा, अब वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया। बीच में अगर उसको कोई ऑब्स्टेकल भी आ जाता है, कोई रुकावट भी आ जाती है, तो वो घूम के वहां तक चले जाएगा, बट उसे वो अपनी बॉल को जाके लेगा। ठीक है, तो दैट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। शुरू हो गया ना उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नेक्स्ट सर्कुलर रिएक्शन, कोई एक्शन उसे पसंद आ गया तो उसे बार बार रिपीट करते रहता है, उसे बार बार करते रहता है, तो दैट इज सर्कुलर रिएक्शन, राइट। तो नेक्स्ट स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। ओके, सो प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन से बच्चे आते हैं? जो 2 से 7 साल के बच्चे हैं। 2 से 7 साल के बच्चे क्या हो गए? 2 से 7 साल के बच्चे मतलब अगर आप NEP के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा जो 5+3+3+4 का सिस्टम है, जो कि आप जानते होंगे शायद, तो जो NEP में फर्स्ट 5 इयर्स वाला वो है स्टेज है, उसमें ये प्री ऑपरेशनल स्टेज कवर हो जाता है। फर्स्ट 5 इयर्स का मतलब क्या है NEP में? दैट मीन्स जो बच्चे नर्सरी में है, LKG, UKG एंड देन फर्स्ट और सेकेंड, जो सेकेंड तक के बच्चा है वो फर्स्ट 5 इयर्स में आते हैं, तो एंड दैट कवर्स प्री ऑपरेशनल स्टेज। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ लिंक करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि सेकेंड क्लास तक का बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज का है अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं? वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो थिंग्स हैं, उन्हें सिंबॉलिकली सोचना शुरू कर देते हैं, मतलब उनका इमेज बना के चलते हैं अपने दिमाग में। ठीक है, देन वो एनिमिज्म डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। एनिमिज्म मतलब कि वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी अब लिविंग लेने लग जाते हैं, मतलब कि आपने देखा होगा वो छोटे छोटे गुड्डे गुड्डी को भी अपने पापा मम्मी की तरह खेलने लग जाते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे बातें करने लग जाते हैं जैसे कि कोई लिविंग थिंग हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं एनिमिज्म। नॉट डेवलप्ड लॉजिकल थॉट, अभी उनका लॉजिकल थॉट डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ईगोसेंट्रिक स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम वाइगोत्स्की और जो पियाजे को वो करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो भी हम सीखेंगे। इसने ईगोसेंट्रिक स्पीच कही थी, और हिंदी में इसे कहते हैं अहम केंद्रित भाषा। ठीक है, अहम केंद्रित मतलब बच्चा अपने ही, हमने पढ़ा था ना, बच्चा अपने ही व्यू से देखता है वर्ल्ड को, ये पियाजे ने कहा था। ठीक है, तो इस टाइम पे बच्चा सिर्फ अपने ही आपको सही समझता है, अपने व्यू को जो उसने समझ लिया दुनिया को, वही
सही है, उसके अलावा किसी और के व्यू पॉइंट को ध्यान में नहीं रख सकता, ठीक है। इसे कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच। मतलब ईगो मतलब अहम, मतलब मैं, ठीक है। जब मैं आ जाता है, एंड सेंट्रिक मतलब मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मुझे जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देन इंट्यूटिव, ठीक है। इंट्यूटिव मतलब बच्चा, क्योंकि उसकी अभी इतनी ज़्यादा लॉजिकल थॉट्स नहीं डेवलप हुए, तो वो सब्जेक्टिव जजमेंट्स करता है। मतलब अपने आप को ही अपने व्यू पॉइंट से रिलेटेड ही उसकी जजमेंट्स होती है कि ये चीज़ मेरे लिए किस काम की है, या मेरे से रिलेटेड क्या वो कर सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि उसकी सारी सब्जेक्टिव जजमेंट्स होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती। ऑब्जेक्टिव मतलब कि तुम दूसरों के व्यू पॉइंट्स के हिसाब से भी उस चीज़ को देख पा रहे हो, लेकिन सब्जेक्टिव मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वो अपने व्यू पॉइंट से देखता है चीज़ों को, ठीक है, सिचुएशन को। दैट इज इंट्यूटिव। और इरिवर्सिबिलिटी, अभी वो इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेज, दैट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अब ये जो है 7 to 11 ईयर्स के बच्चों में होता है, ठीक है। जैसे कि 5+3+3+4 था, तो जो 3+3 होता है वो इसमें आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अभी बच्चा 8th क्लास तक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। अब 8th क्लास के बच्चों को क्या शुरू हो जाता है, उनका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाता है, वो लॉजिकली सोचने लग जाते हैं चीज़ों को। लेकिन कंक्रीट इवेंट्स जो उनको सामने दिखाई दे रही है, सिर्फ उसको लॉजिकली देख पाते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि अगर सपोज करो आपके पास पानी है, वो एक छोटे से कप में है, ठीक है, उसका शेप अलग है, ठीक है। अब वो पानी जो है ग्लास में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो अब बच्चे को ये समझ आने लग जाएगा कि पानी तो उतना का उतना ही रहा, वॉल्यूम सेम रहा, लेकिन शेप चेंज हो गया है उस वाटर का, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है कंजर्वेशन का। तो समझ आने लग जाता है कि चीज़ें सेम रहती है, चाहे उसका शेप चेंज हो सकता है, कुछ कुछ चीज़ें सेम ही रह जाती हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बच्चे को ये समझ आने लग जाता है कि चीज़ें रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकती हैं, ठीक है, उल्टी भी जाती हैं। क्लासिफाई करना शुरू कर देता है कि अच्छा अभी हमने देखा था मैमल्स का एग्जाम्पल, वो क्लासिफिकेशन शुरू हो जाता है कि अच्छा ये नई चीज़ देखी है तो ये इस क्लासिफिकेशन में आती है, ये इस क्लासिफिकेशन में आती है, तो वो क्लासिफाई करना शुरू कर देता है। सीरिएशन, वो सीरीज़ में भी लगाना शुरू कर देता है। हम देखते हैं ना मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस, जैसे हमने दिया 2, 4, 6, तो अब वो सीरीज़ में भी लगाना शुरू कर देता है, ठीक है। आगे के 2 क्या होंगे, तो 8 और 10, वो उसे समझ आने लग जाता है कि ठीक है, हम सीरीज़ में भी लगा सकते हैं, चीज़ें सीरीज़ में भी होती हैं, ठीक है। चिल्ड्रन बिकम लेस ईगोसेंट्रिक, अब वो ईगोसेंट्रिक कम होने लग जाता है, और अब वो दूसरों के व्यू पॉइंट्स को भी देखने लग जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव थिंकिंग आने लग जाती है, तभी उसका लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाता है ना। सब कुछ इंटर रिलेटेड है, ठीक है। उसका ईगोसेंट्रिसिज्म कम हुआ, अहम केंद्रित सोच कम हुई, तो अब क्या हो गया, अब वो दूसरों के व्यू पॉइंट्स को देखेगा। अब दूसरे के व्यू पॉइंट्स को भी देख के एक कंक्लूजन में निकलेगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी आ गई उसकी थिंकिंग में, और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स लॉजिकल थिंकिंग, ओके। नेक्स्ट, इंडक्टिव थॉट प्रोसेस। इंडक्टिव मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, उसे कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा। इंडक्ट मतलब आपने कुछ दिया है, ठीक है, कुछ डाला है, समझ आ गई। तो याद रख लेना, कुछ क्या डाला हो सकता है, एग्जाम्पल्स डाले हो सकते हैं। मतलब अगर आप उन्हें कुछ समझा रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ही सिखा रहे हो एक केक के थ्रू, तो आप एक केक लेके जाओगे, उसे कट करोगे, और आप बताओगे कि अगर मेरे पास पूरा पीस था तो वो उतना ही था, और अगर मैंने इसे कट कर दिया तो भी वो उतना ही है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन आपने किसके थ्रू समझाया, आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, आपने केक के थ्रू समझाया। तो आपने एक एग्जाम्पल दिया पहले, फिर उसके बाद उसे वो प्रोसेस समझाया कि कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है। दैट इज इंडक्टिव, मतलब विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। हम एग्जाम्पल्स पहले इंडक्ट कर रहे हैं, पहले डाल रहे हैं बच्चे के दिमाग में, याद रख लेना। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, let us solve one question based on it.
The concept of conservation is proposed by Jean Piaget means that concept of conservation का क्या मतलब है? Let us see. Certain physical properties remain the same even when outward appearances change. ठीक है, ये सही लग रहा है क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, उस पानी की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी चाहे उसका आउटर अपीयरेंस चेंज हो गया है. ठीक है, वो एक कप की जगह ग्लास में पहुंच गया. बट लेट अस सी अनदर थिंग. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन फॉरेस्ट. वो इसमें कुछ लेना देना नहीं है इसका. वन कैन अराइव एट द करेक्ट कंक्लूजन बाय सिस्टमैटिकली टेस्टिंग हाइपोथेसिस. इसमें कंजर्वेशन का कुछ लेना देना नहीं है, ये तो हाइपोथेसिस से कंक्लूजन में निकलने की बात करी जा रही है. टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स इनटू कंसिडरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी है. ये बात सही है, ये कंक्रीट स्टेज का भी पार्ट है, बट ये कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक है, कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करना, मतलब प्रॉपर्टीज सेम रह जा रही हैं. ठीक है, so the answer will be certain physical properties remain the same even when outward appearances change. ठीक है, the answer is A option, right? Next, formal operational stage, जो कि 12 साल से ऊपर, adolescence वाले बच्चे और उससे ऊपर. ठीक है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाती है, मतलब आइडियाज़ जनरेट होने शुरू हो जाते हैं. आइडियाज़ के बेसिस पे आप काम कर सकते हो, मतलब जो तुम्हें कंक्रीटली दिख रहा है उसके बियॉन्ड भी जा सकते हो. तभी हम जब 8th क्लास के बाद हम ऐसी ऐसी चीज़ें भी लेके आते हैं सिलेबस में जो कि आप आइडियाज़ के बेसिस पे ही उसे समझ सकते हैं. ठीक है, आप अपने दिमाग में उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बना सकते हैं और उसे समझ सकते हैं. उससे पहले आपको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, कोई चीज़ दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस स्टेज के बाद बच्चे कुछ अपने दिमाग से भी समझ सकते हैं. साइंटिफिक थिंकिंग की एमर्जेंस हो जाती है, बच्चे ऑब्जेक्टिवली सोचने लग जाते हैं, साइंटिफिक थिंकिंग शुरू हो जाती है. हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना. हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मतलब जो हाइपोथेसिस दी गई है, उन्हें कोई कंक्रीट ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया गया, जो हाइपोथेसिस दी गई है उसे डिडक्ट करना, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं. उसके बहुत तरह के सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, सिर्फ एक नहीं. एक हाइपोथेसिस है, उसके बहुत सोल्यूशन निकल सकते हैं, आपको थोड़ा सा पता होगा. तो जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है उनके आंसर्स निकालना. ठीक है, विथ रीजनिंग. ठीक है, उसे कहते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, और ये फॉर्मल स्टेज में आता है. ठीक है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, एडोलेसेंट हो जाता है, टीनेज में आ जाता है. ठीक है, let us solve another question. According to Jean Piaget's theory of cognitive development, hypothetical deductive reasoning develops during. बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी हमने करा था. हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कब डेवलप होती है? इट डेवलप्स इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, है ना. सबसे लास्ट जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें डेवलप होती है. ठीक है, आई होप यू हैव learned all this, revised all this. सेंसरी मोटर मतलब बच्चा, बिल्कुल बच्चा. अब वो बच्चा क्या करेगा? ऑब्जेक्ट परमानेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये याद रख लेना. प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या इंपॉर्टेंट है कि बच्चा अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या है? अब वो बच्चा दूसरों की भावनाओं को देखने लग जाता है, दूसरों के हिसाब से भी सोचने लग जाता है. और दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि ऑब्जेक्टिवली सोचने लग जाता है. ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है. एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसमें क्या होता है? उसमें बच्चा साइंटिफिक थिंकिंग शुरू कर देता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग शुरू हो जाती है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लेना. ठीक है, नेक्स्ट, the concept of object permanence is attained during Piaget's which stage of development? अभी हमने करा था object permanence पहले स्टेज में ही हो जाता है, तो it is sensory motor. ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या था? जब ऑब्जेक्ट बाहर उसकी आंखों के आगे से निकाल भी दिया जाएगा तो भी उसे कुछ देर तक याद रहेगी वो चीज़. ठीक है, वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, उसके लिए रोएगा. ठीक है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस. नाउ हम एक बारी क्रिटिसिज्म्स देख लेते हैं. पियाजे की थ्योरी पे क्या क्रिटिसिज्म्स है. ये सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन के ऊपर किया गया था, चिल्ड्रन बेस्ड है. इसमें सारे के सारे
ऑल ओवर सब कोई लर्नर है, वी आर ऑल्सो लर्नर्स। इसमें सारे लर्नर्स नहीं इंक्लूड किए गए, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को इंक्लूड किया गया, तो दैट इज ए क्रिटिसिज्म। ठीक है, फोकसेस ओनली ऑन डेवलपमेंट नॉट ऑन लर्निंग। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, मेंटल डेवलपमेंट, लेकिन डेवलप करते करते वो क्या लर्न करते हैं, कैसे लर्न करते हैं, इट इज़ नॉट एड्रेस्ड। ठीक है, वो नहीं बताया गया कि कैसे वो इंफॉर्मेशन लर्न कर रहे हैं, कैसे वो बिहेवियर्स लर्न करते हैं। ठीक है, जो कि वाइगोत्स्की ने बताया, वाइगोत्स्की ने बताया सोशल इंटरेक्शन से वो करते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ही प्रपोज डिस्क्रीट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, हमें बताया ना अलग अलग स्टेजेस और उसे अलग अलग ईयर्स के थ्रू वो होता है, तो उसने ये नहीं कहा कि कॉन्टिन्यूस और ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है, जबकि हमें पता है कि ग्रेजुअली डेवलप होते रहते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बट he talked about discrete stages of development कि अच्छा अभी ऑन हो गया, अभी ऑफ हो गया, अभी ऑन हो गया, अभी ऑफ हो गया, है ना, ऐसा नहीं होता ना, डेवलपमेंट goes on. Next, fails to consider the effect of social interaction and culture on cognition. ठीक है, उसने social interaction के बारे में बात नहीं करी और culture के बारे में बात नहीं करी। ठीक है, कितना important factor है ये। Some studies have revealed that progress to formal stage is not guaranteed. This is true. ज़रूरी नहीं है कि हम फॉर्मल स्टेज में पहुंच जाए, सब कोई हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग शुरू कर दे एट 12 years and above एंड साइंटिफिक रीजनिंग शुरू कर दे, तो इट इज़ नॉट गारंटीड कि अच्छा उस टाइम पे शुरू हो जाए फॉर्मल स्टेज में। फॉर पियाजे लैंग्वेज इज सीन एज सेकेंडरी टू एक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने बोला था थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज। ठीक है, उसने कहा था कि पहले सोच आती है, फिर उसके बाद बच्चा भाषा डेवलप करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बिकॉज पियाजे और उसके कंपैरिजन में हम एक बार दोबारा करेंगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले सोच आती है, फिर उसके बाद लैंग्वेज डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हम देख लेते हैं क्या सही है। Piaget has proposed 5 distinct stages of cognitive development. ये गलत है, हमारे 4 distinct stages है। ठीक है, Piaget argues that instead of progressing through stages, cognitive development is continuous. ठीक है, उसने कहा था कि stages के थ्रू प्रोग्रेस करने के बजाय cognitive development continuous होती है। ये हमने देखा कि उसने कहा था discrete होती है ना, वो continuous नहीं होती, तो ये गलत है। Stages are invariant, which means that no stage can be skipped. ठीक है, उसने कहा था कि कोई स्टेज स्किप नहीं करी जा सकती। ठीक है, अब हम डी देख लेते हैं। द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन। उसने कल्चर को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं थी, तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इसमें गलत है, तो द आंसर विल बी सी, द स्टेजेस आर इनवेरिएंट व्हिच मींस दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड। उसने कहा था कोई स्टेज स्किप नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो प्रीवियस डे क्वेश्चन था, जो हमने पिछले इसमें पूछा था, वो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन मैं लेके आई थी। इन द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन एज इम्प्लीमेंटेड बाय CBSE, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज डन इन सच अ वे सो टू एक्सपेक्ट देम टू। ठीक है, सोशलाइजेशन के ऊपर है कि सोशलाइजेशन ऐसे करनी चाहिए बच्चों की कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है। जब हम सोशलाइज करते हैं बच्चों को, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है। गिव अप टाइम कंज्यूमिंग सोशल हैबिट्स एंड लर्न हाउ टू स्कोर गुड ग्रेड्स। जहाँ पे भी बात आए कि गुड ग्रेड्स स्कोर करना है, ये एक अल्टीमेट एम है अच्छे स्कोर करना, तो ये गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन सीधे गलत मार देना। ठीक है, जहाँ पे अच्छे स्कोर करने की बात आ रही है। ठीक है, be an active participant in the group work and learn social skills, ये सही हो सकता है। ठीक है, एक्टिव पार्टिस हम चाहते हैं सोशलाइजेशन जब हम करते हैं किसी बच्चे की, या कोई बच्चा सोशलाइज करा जाता है, तो उसका मेन एम क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट बने बच्चा। ठीक है, ग्रुप में, और सोशल स्किल्स सीखे। prepare themselves to conform to the rules and regulations of society without questioning. हम नहीं चाहते कि वो बिना क्वेश्चन के कुछ करे, हम चाहते हैं उसकी ऑब्जेक्टिव थिंकिंग डेवलप हो। ठीक है, CBSE चाहती है उसकी ऑब्जेक्टिव थिंकिंग डेवलप हो। ठीक है, हम भी यही चाहते हैं, तो ये आंसर गलत है अगेन।
accept what they are offered by the school irrespective of their social background. बिल्कुल ये भी वही बात होगी कि बिना क्वेश्चन करे स्कूल बैकग्राउंड सोशल बैकग्राउंड को सोचे बिना जो भी स्कूल ऑफर कर रहा है उसे एक्सेप्ट करते रहे, है ना। वही बात होगी, ये भी सब्जेक्टिव थिंकिंग होगी, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग नहीं है बिल्कुल भी कि तुम एक्सेप्ट ही करे जा रहे हो बिना क्वेश्चन करें। तो the answer will be an active participant in the group work and learn social skills. ये हमारा मेन एम है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन का, ठीक है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस, सॉल्व इट एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।